नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस का महारथी बैच के अंतर्गत भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान के अंतर्गत बच्चों जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ा था। हमने प्रधानमंत्री के विषय में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उन सभी का क्रमवार तरीके से अध्ययन कर लिया था बच्चों। तो आज जो हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के विषय में, जिसे कि हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि महान्यायवादी आखिर क्या चीज है, महान्यायवादी का क्या कार्य है और उन सारे महान्यायवादी को विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं। तो आइए टॉपिक का नाम हम लिखते हैं महान्यायवादी। टॉपिक होगा बच्चों हमारा महान्यायवादी और इसे ही हम बोलते हैं बच्चों अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। तो बच्चों हमें देखना है कि महान्यायवादी आखिर क्या है क्या नहीं है। अगर बच्चों हम महान्यायवादी के विषय में बात करें तो महान्यायवादी का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। हमारा भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है, जिसमें बच्चों महान्यायवादी का वर्णन है। तो अगर हम बच्चों महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी से संबंधित जो आर्टिकल है बच्चों 76 है, अनुच्छेद 76 है बच्चों। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसे। पहला हमारा इसमें आर्टिकल होगा, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76, और जब बच्चों हम अनुच्छेद 76 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 कहता है बच्चों भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। यानी कि बच्चों ये कह रहा है कि महान्यायवादी 2 नहीं होने के, 4 नहीं होने के, 10 नहीं होने के, 20 नहीं होने के, कितने होंगे? 1 होगा महान्यायवादी। यानी कि जो महान्यायवादी का पद है उस पद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 76 में है बच्चों। अब बच्चों अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि महान्यायवादी कौन है, वो मैं लिखवाऊंगा आपको। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो महान्यायवादी भारत सरकार का एक प्रकार से वकील है। भारत सरकार का एक प्रकार से वकील है। आपको जी किस प्रकार से वकील है? जो हमारी भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई वाद न्यायालय में लाया जाता है, उसके खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का जो केस है वो न्यायालय में लाया जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो न्यायालय में नहीं जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पक्ष रखेगा न्यायालय में वो कौन रखेगा? महान्यायवादी रखेगा। यानी कि आप कल को सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के खिलाफ कोई वाद लाते हो या कोई मुकदमा चलता है तो भारत सरकार का जो पक्ष न्यायालय में रखने का काम करेगा, तो जो न्यायालय में रखने का काम करेगा वो व्यक्ति होगा महान्यायवादी। ये काम करेगा आपका। ठीक है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का वकील है। ठीक है बच्चों, अब आइए अब हम देखते हैं इसकी नियुक्ति के संदर्भ में। नियुक्ति के संदर्भ में देखते हैं जो इसकी नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेगा। ये पहले हम इसकी योग्यता देख लेंगे कि इसकी जो योग्यता है वो क्या है महान्यायवादी बनने की। तो अगर बच्चों हम इसकी योग्यता की बात करें, अगर बच्चों हम महान्यायवादी के योग्यता की बात करें तो महान्यायवादी की जो योग्यता है वो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान इसकी योग्यता होती है। यानी कि जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए वही योग्यता महान्यायवादी बनने के लिए चाहिए। तो लिखेंगे बच्चों हम इसमें योग्यता में हम लिखेंगे महान्यायवादी बनने के लिए, महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता चाहिए, वही योग्यता चाहिए। महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो योग्यता
जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय, जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय, जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए, जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए, जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए, बनने के लिए चाहिए। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई? तो हमने कहा कि जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी बनने के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो हमने कहा कि महान्यायवादी बनने की वही योग्यता होनी चाहिए जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए। यानी कि महान्यायवादी की जो योग्यता होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होगी। अब जो बात यह आई कि जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या योग्यता होगी? जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता होगी वो जो हम सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां उस विषय में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता हमारी होनी चाहिए। अगर मैं फिर भी आपको बताऊं शॉर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए बच्चों केवल 2 योग्यता चाहिए। जिसमें पहली योग्यता होती है वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता होती है बच्चों कि वह कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में, 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या वो 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में उसने अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, या राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता का मतलब होता है कानून का जानकार। जो मैंने योग्यता लास्ट 3 योग्यता बोली है, उन 3 में से कोई एक, और एक पहली वह भारत का नागरिक हो। ये बच्चों यहां पे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में बस इतनी चीज लिखी हुई है। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो भी योग्यता होगी उन्हें हम क्रमवार तरीके से वहीं लिखवा देंगे। बस आप तो इतना याद रखो कि जी महान्यायवादी की क्या योग्यता है, तो जी महान्यायवादी की वही योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता है। बात खत्म, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी आखिर नियुक्ति कौन करता है। आइए नियुक्ति के विषय में देखते हैं हम। अगर बच्चों हम नियुक्ति के विषय में बात करें, अगर बच्चों हम नियुक्ति के विषय में बात करें तो नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनकी जो बच्चों नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति बच्चों जो इनकी नियुक्ति करता है वो करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो आइए लिखते हैं महान्यायवादी महान्यायवादी की नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लिखिए बच्चों, तो ये कह रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति होगी वो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करेगा? मंत्रिपरिषद की बच्चों। और हमने पीछे जो प्रधानमंत्री पढ़ा था तो वहां पे मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था बच्चों। हमने ये भी बताया था कि जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है, प्रधान होता है, वो कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो महान्यायवादी उसे ही नियुक्त किया जाएगा जिसे मंत्रिपरिषद चाहेगी, और मंत्रिपरिषद के चाहने से मतलब है प्रधानमंत्री के चाहने से, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा बच्चों वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा है आपसे डायरेक्ट कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर पूछता है किसकी सलाह पे करेगा, तब आंसर क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें, हम देखेंगे इसका जो कार्यकाल है वो कितना होगा।
अगर बच्चों हम इसका कार्यकाल देखें तो कार्यकाल में होगा इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होगा। प्रसाद, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होगा, प्रसाद पर्यंत तक होगा। देखिए बच्चों, हमने कहा है इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होगा। इस चीज को बच्चों समझना, प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति की इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा। प्रसाद पर्यंत जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब है राष्ट्रपति की इच्छा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, तब तक ये आपका महान्यायवादी के पद पर बना रहेगा। और बच्चों दूसरी बात अगर मैं क्लियर करूं यहां पे, राष्ट्रपति के चाहने से मतलब किसका चाहना है? मंत्री परिषद के चाहने से। राष्ट्रपति अगर हटाएगा बच्चों तो मंत्री परिषद की सलाह से हटाएगा। बच्चों ये बात याद रखना, किसकी सलाह से हटाएगा? तो मंत्री परिषद की सलाह से हटाएगा। तो यहां राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब है मंत्री परिषद के पर्यंत, जब तक मंत्री परिषद चाह रही है आपकी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भाई आपका जो राष्ट्रपति है, सॉरी जो महान्यायवादी है, उसका कार्यकाल कितना होता, आप ऑप्शन चूज करोगे राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है बच्चों। ठीक है, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है इसका, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर इसके हम कार्य की बात करें कि जी कार्य क्या करेगा, तो कार्य में हम बच्चों लिख सकते हैं यह है भारत सरकार, यह भारत सरकार का, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यानी कि विधिक अधिकारी का मतलब है कानूनी अधिकारी। विधिक अधिकारी का मतलब बच्चों कानूनी अधिकारी, और यह भारत सरकार को सलाह देगा, यह भारत सरकार को सलाह देगा। तो मैंने यहां लिखा है यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है, और न्यायालयों में, भारत सरकार, और न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखने का काम करता है। और न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखने का काम करता है। और न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखने का काम करता है। तो कह रहे हैं बच्चों यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है और न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखने का काम करता है। यानी कि अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा, कोई भी विवाद किसी भी प्रकार के न्यायालय में लाया जाता है, वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो या जिला न्यायालय हो, सेशन कोर्ट हो आपका, तो हर प्रकार का जो न्यायालय होगा उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखने का काम करेगा बच्चों, वो महान्यायवादी करेगा। और ये बात बच्चों हमने पहले ही क्लियर कर दी थी कि महान्यायवादी कौन है, तो भारत सरकार का एक प्रकार से वकील है बच्चों। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर बात करें तो इसे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो गया। उसके बाद फिर हम इसे रफ करके हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब बच्चों जो महान्यायवादी है, हमने कहा कि वो भारत सरकार का वकील है, भारत सरकार के जो मुकदमे हैं उनकी पैरवी करने का काम करेगा न्यायालय में। अगर बच्चों हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें क्वेश्चन बच्चों ये था कि क्या महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? तो बच्चों महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ये बात याद रखना। प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब है वो भारत सरकार के अलावा अगर जो प्राइवेट केसेस हैं उन्हें भी लड़ सकता है भारत सरकार की अनुमति से। लेकिन बच्चों यहाँ पे यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वो जो केस लड़ेगा, जो मुकदमा लड़ेगा, वो कभी भी भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? यानी कि वो जो केस है वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम नोट डाल के लिखते हैं, नोट डाल के लिखेंगे बच्चों। नोट में लिखेंगे महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस, महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, परंतु भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता। सलाह नहीं दे सकता। परंतु भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता। बच्चों इसका मतलब यह है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट केस अगर लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता। वो किसी प्रकार से भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो भारत सरकार के खिलाफ सलाह देगा तो फिर भैया वो भारत सरकार का महान्यायवादी है, फिर भारत सरकार से रखेगी क्यों? अपना पक्ष रखने के लिए तो रख रखा उसने। तो अगर आपसे पूछता है कि क्या महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, तो आंसर होगा हाँ, महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, निजी प्रैक्टिस कर सकता है आपका महान्यायवादी। अब इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें कि जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। महान्यायवादी न तो लोकसभा का सदस्य है और महान्यायवादी न ही राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों महान्यायवादी जो है बच्चों वो संसद की जो बैठकें होंगी उनमें भाग ले सकता है, अपनी बात को रख सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। और महान्यायवादी को जो पावर मिली हुई बच्चों, ये अनुच्छेद 88 के तहत मिली हुई है, 88 के तहत मिली हुई है। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम लिखेंगे अनुच्छेद 88, लिखेंगे अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 88 में लिखेंगे महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। देखिए बच्चों, महान्यायवादी संसद में जाके बैठ सकता है, अगर उसे कोई सरकार की बात रखनी है, सरकार का पक्ष रखना है किसी कानूनी विषय के ऊपर, तो सरकार का जो पक्ष है उसे भी क्लियर कर सकता है बच्चों। लेकिन वहां पे जिस समय कोई
विधेयक लाया जाएगा, कोई बिल लाया जाएगा बच्चों, तो ये बिल पर किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं कर सकता, ये बिल पर किसी भी प्रकार की वोट नहीं डाल सकता बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। तो ये हमारा टॉपिक है, ये कह रहा कि महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछेगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो बच्चों आंसर होगा हमारा महान्यायवादी। ये बच्चों न लोकसभा का सदस्य है न ही राज्यसभा का सदस्य है, उसके बावजूद भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहां बैठ सकता है, अपनी बात को रख सकता है, लेकिन फिर फाइनल वही बात, मतदान नहीं कर सकता। अब देखिए बच्चों, बात समझिए, जो संसद में हमारे बैठने वाले एमपीज हैं, जो सांसद हैं, सांसदों को बच्चों विशेषाधिकार मिले हुए हैं, विशेषाधिकार मिले हुए हैं। अब विशेषाधिकार क्या चीज है बच्चों, कि अगर कोई हमारा एमपी है, वो संसद के अंदर अगर कुछ भी बात कहता है, वो बात हो सकती है गलत हो, उसमें किसी एक जाति समाज विशेष को टारगेट किया गया हो, या किसी दूसरे एमपी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हो बच्चों, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हो बच्चों, उसने कुछ भी किया हो, लेकिन संसद के अंदर कही गई उस बात के लिए उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता बच्चों। ये जो हमारे एमपीज हैं, जो हमारे सांसद हैं, उन्हें ये विशेषाधिकार मिला हुआ है, ये उनका विशेषाधिकार है बच्चों। और सेम यही विशेषाधिकार बच्चों हमारे महान्यायवादी को भी मिला हुआ है, जब ये संसद के अंदर जाके बैठेगा, जब ये संसद के अंदर जाके बैठेगा और वहां पर बच्चों कुछ भी बात कहेगा, तो उस बात के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में इस पे कोई वाद नहीं चलाया जा सकता। यानी आर्टिकल 105 के तहत हमारा जो महान्यायवादी है उसे भी संसदीय विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 लिख दिया बच्चों। लिखेंगे महान्यायवादी को भी संसदीय विशेषाधिकार मिले हुए हैं, महान्यायवादी को भी संसदीय विशेषाधिकार मिले हुए हैं। महान्यायवादी को भी संसदीय विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इसके द्वारा संसद में रखे गए विचारों के ऊपर भारत के किसी भी न्यायालय में भारत के किसी भी न्यायालय में वाद नहीं चलाया जा सकता। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। यानी कि महान्यायवादी को भी अनुच्छेद 105 के तहत बच्चों विशेषाधिकार मिले हुए हैं, और अगर ये भी संसद के अंदर कोई बात कहता है और वो बात उस बात के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में बच्चों इसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों महान्यायवादी एक छोटा टॉपिक है मोस्टली, ठीक है, इसमें यही महत्वपूर्ण चीज थी जो मैंने आपको करा दी। अब इसके अलावा हम ये देख लेंगे एक बार कि जो भारत का पहला महान्यायवादी था तो वो कौन था, और जो अभी फिलहाल में जो महान्यायवादी है वो कौन है। तो बच्चों अगर हम बात करें पहले महान्यायवादी की, तो जो हमारे पहले महान्यायवादी थे उनका नाम था बच्चों MC सीतलवाड़। तो मैं यहां पे लिख दूंगा MC सीतलवाड़ देश के पहले महान्यायवादी थे।
MC तलवार देश के पहले महान्यायवादी थे। MC तलवार देश के पहले महान्यायवादी थे। और बच्चों अगर आज के टाइम समय की बात करें तो आज के समय में जो महान्यायवादी है उनका नाम है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी देश के वर्तमान आर वेंकट रमणी देश के वर्तमान महान्यायवादी हैं। आर वेंकट रमणी देश के वर्तमान महान्यायवादी हैं। यानी कि फिलहाल अगर हम महान्यायवादी की बात करें बच्चों तो फिलहाल हमारे जो महान्यायवादी है वो है आर वेंकट रमणी। और देश के अगर पहले महान्यायवादी की बात करें बच्चों तो वो थे MC तलवार। इसी के साथ बच्चों अगर MC तलवार के विषय में बात करें तो लगभग भारत में जो सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी के पद पर रहे थे बच्चों वो व्यक्ति भी MC तलवार ही थे। ये 1950 में महान्यायवादी बने थे और बच्चों 1963 तक देश में महान्यायवादी के पद पर रहे थे बच्चों। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए बच्चों महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं तो महान्यायवादी के विषय में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने सब पढ़ ली। अब बच्चों धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे देश में जो महान्यायवादी था, महान्यायवादी पर जो कार्यभार था, जो वर्कलोड था वो बच्चों ज़्यादा बढ़ने लगा। जब ज़्यादा बढ़ने लगा तो सरकार ने देखा कि वो जो महान्यायवादी है वो अकेला नहीं संभाल पाएगा। तो सरकार ने बच्चों महान्यायवादी की सहायता के लिए एक अलग से एक पद सर्जित किया और उसे कहा जाता है बच्चों सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल कोई संवैधानिक पद नहीं है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ये संसद के द्वारा ये बनाया गया पद। और उसके साथ बच्चों अगर बात करें कि जो महान्यायवादी होगा वो एक होगा। अगर बच्चों सोलिसिटर जनरल की बात करें तो सोलिसिटर जनरल की संख्या कोई फिक्स नहीं है, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये हमारा महान्यायवादी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम इसी के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के साथ साथ हम देख लेते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं वो होते हैं सोलिसिटर जनरल। तो ये सोलिसिटर जनरल के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि सोलिसिटर जनरल क्या होगा। तो बच्चों हमारा इसी में टॉपिक है सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल, और यहां पे बच्चों इनके बारे में लिखेंगे ये महान्यायवादी, ये महान्यायवादी, ये महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं। ये महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं। ये महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं। दूसरा लिखेंगे इनके पद का उल्लेख, इनके पद का उल्लेख, इनके पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। इनके पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। इनके पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसी के साथ बच्चों सोलिसिटर जनरल की बात करें तो लिख सकते हैं हम इनकी संख्या, इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। और बच्चों इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, वो 4, 5, मैं लिख देता हूं 4, 5, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो बच्चों आपसे पूछेगा सोलिसिटर जनरल क्या है, तो सोलिसिटर जनरल जो होते हैं बच्चों वो होते हैं महान्यायवादी की सहायता के लिए बच्चों। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारा जो टॉपिक था महान्यायवादी ये कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक था, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारी जो संघ की कार्यपालिका थी बच्चों वो कंप्लीट होगी। कल से बच्चों जो हम नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे बच्चों वो करेंगे हम विधायिका के बारे में। और विधायिका का मतलब है संघ की विधायिका का मतलब है संसद।
तो हमारी बच्चों अब नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है बच्चों संसद। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।